आज हम एक बहुत बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। एक ऐसा सवाल जिसने इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों को लंबे समय तक उलझाए रखा है। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना? एक तरफ हम सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत की कहानियां सुनते हैं और दूसरी तरफ ब्रिटिश राज के दौरान फैली भुखमरी और कंगाली की तस्वीरें देखते हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? इतना बड़ा, इतना जबरदस्त बदलाव आया कैसे? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब छिपा है एक क्रांतिकारी सिद्धांत में, एक थ्योरी जिसे पहली बार एक बहुत ही दूरदर्शी भारतीय विचारक ने दुनिया के सामने रखा था। और वो विचारक थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अपनी जबरदस्त किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने इस पूरी समस्या की जड़ को पकड़ा और उसे एक नाम दिया। ये सिद्धांत सुनने में जितना सीधा है उतना ही चौंकाने वाला भी। इसका सीधा सा मतलब था कि भारत की दौलत, भारत का पैसा लगातार एक तरफा तरीके से ब्रिटेन भेजा जा रहा था और बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये कोई व्यापार नहीं था, ये तो एक खुली लूट थी, एक वन वे ट्रैफिक था। दादा भाई नौरोजी ने इस मुद्दे की गंभीरता को इन शब्दों में बयां किया। उन्होंने इसे बुराइयों की भी बुराई कहा। मतलब उनके हिसाब से भारत में जो भी आर्थिक समस्याएं थीं, चाहे वो गरीबी हो, भुखमरी हो, उन सब की जड़ यही धन का निष्कासन था। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये जो पैसा बाहर जा रहा था, ये कोई एक बार में नहीं हुआ। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया थी जो वक्त के साथ अपना तरीका बदलती रही। इसे हम मोटे तौर पर 3 चरणों में देख सकते हैं। तो देखिए, पहले चरण में यानी प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी ने सीधे सीधे खजाना लूटा। फिर जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई तो उन्होंने भारत को अपने कारखानों के लिए सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर बना दिया और अपना तैयार माल बेचने के लिए एक बाजार। और आखिर में उन्होंने भारत में ही पैसा लगाया, जैसे रेलवे और बैंकिंग में, लेकिन उससे होने वाला सारा का सारा मुनाफा वापस ब्रिटेन चला गया। हर बार तरीका बदला पर मकसद एक ही रहा, भारत को निचोड़ना। तो सवाल उठता है कि ये पैसा आखिर जा कैसे रहा था? खैर, ये जा रहा था ब्रिटिश अधिकारियों की भारी भरकम तनख्वाह और पेंशन के रूप में, भारत के नाम पर लिए गए कर्ज के ब्याज के रूप में, और तो और लंदन में जो इंडिया ऑफिस बना था उसका सारा खर्च भी भारत ही उठा रहा था। इसे होम चार्जेस कहते थे। मतलब हर तरह से भारत की कमाई ब्रिटेन की तिजोरी भर रही थी। अब इस लगातार होती निकासी का नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि 2 बिल्कुल अलग अलग आर्थिक कहानियां लिखी गईं। एक थी भारत की बर्बादी की कहानी और दूसरी थी ब्रिटेन की तरक्की की। ये स्लाइड इस कहानी को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ भारत के छोटे मोटे उद्योग धंधे, उसके हैंडीक्राफ्ट्स सब चौपट हो गए, यहां पैसा जमा ही नहीं हो पाया, किसान गरीबी और अकाल के जाल में फंस गए। और दूसरी तरफ ठीक यही पैसा ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को हवा दे रहा था, वहां पैसा जमा हो रहा था और उनका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल रहा था। इसी को कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या अनौद्योगीकरण। जरा सोचिए, जो भारत कभी दुनिया को बेहतरीन कपड़े बनाकर बेचता था, अब वो ब्रिटेन की मिलों में बना सस्ता कपड़ा खरीदने पर मजबूर था। लाखों कारीगर, लाखों बुनकर सब बेरोजगार हो गए और उनके पास खेती के अलावा कोई चारा नहीं बचा, जिससे जमीन पर बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया। हालांकि ये भी सच है कि ब्रिटिश राज के आर्थिक असर को लेकर इतिहासकारों की राय हमेशा से बटी रही है। तो चलिए कहानी के दोनों पहलुओं को भी समझते हैं। एक तरफ थे साम्राज्यवादी इतिहासकार, जिनका तर्क था कि भाई ब्रिटेन तो भारत में आधुनिकता लेकर आया, रेलवे, कानून, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन। उनका मानना था कि जो होम चार्जेस वगैरह थे वो इन सब सेवाओं की एक वाजिब कीमत थी। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रवादी विचारकों ने इन तर्कों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये तथाकथित सुधार भारत के लिए नहीं, बल्कि भारत से धन और ज्यादा आसानी से निकालने के लिए बनाए गए थे। उनके लिए भारत की गरीबी कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि ब्रिटिश नीतियों का सीधा नतीजा थी। खैर, तर्क वितर्क अपनी जगह हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। इस निकासी का जो स्केल था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। एक अनुमान के मुताबिक 19वीं सदी में हर साल लगभग 3 करोड़ पाउंड भारत से बाहर जा रहे थे। जरा इस रकम का अंदाजा लगाइए। ये उस वक्त पूरे भारत से वसूले जाने वाले लगान से भी ज्यादा थी। शायद इस पूरी प्रक्रिया को सबसे अच्छे तरीके से खुद एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन सुलिवन ने समझाया था। उन्होंने कहा था, हमारी व्यवस्था एक स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के किनारे से सब कुछ अच्छा सोखती है और टेम्स के किनारे पर ले जाकर निचोड़ देती है।
इससे बेहतर शायद ही कोई समझा सकता है। और सबसे जरूरी बात, इस सिद्धांत ने सिर्फ एक आर्थिक सच्चाई ही नहीं बताई, इसने भारत के लोगों को राजनीतिक रूप से जगा दिया। जब लोगों को ये समझ आया कि उनकी गरीबी किस्मत की वजह से नहीं बल्कि एक सोची समझी नीति की वजह से है, तो इसने आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और इसी भावना ने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम को एक नई, एक जबरदस्त ऊर्जा दी। और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। धन निष्कासन की ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि किसी भी देश का आज और उसका आने वाला कल अक्सर उसके अतीत में हुए आर्थिक घटनाक्रमों से बहुत गहरा